अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, ये एक अनकॉमन डिसऑर्डर होता है जो इसमें होता ये है कि सीवियर पेप्टिक अल्सरेशन होगी। ठीक है, इस सिंड्रोम में होती है क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड की बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन हो रही होती है। और वो क्यों हाइपर सिक्रीट हो रहा है? क्योंकि गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग गट न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, यानी पेशेंट को कोई ना कोई गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग बॉडी में ट्यूमर है, गैस्ट्रिनोमा है। और हमें पता है गैस्ट्रिन ज़्यादा होगा तो वो एसिड ज़्यादा सिक्रीट होगा, और ज़्यादा सिक्रीट एसिड की वजह से अल्सरेशन हो रही है, सीवियर पेप्टिक अल्सरेशन हो रही है। ये हो गया ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, अब इसमें जो ये गैस्ट्रिनोमा बना है ना, ये बहुत सारा गैस्ट्रिन बना रहा है। गैस्ट्रिन की वजह से पैराइटल सेल्स हमारे स्टमक के जो है वो स्टिमुलेट होंगे एक्सेसिवली, और एसिड की हाइपर सिक्रीशन होगी। तो प्राइमरी गैस्ट्रिनोमास पेनक्रियास में अराइज करते हैं 40%, डोडेनल वाल से करेंगे 40%, लिम्फ नोड में भी ये बनते हैं 55 to 15%। ओवर 2/3 ऑफ द गैस्ट्रिनोमास, याद रखिएगा, मैलिग्नेंट होते हैं। लेस देन 1% ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है वो गैस्ट्रिनोमास की ही वजह से होती है, लेस देन 1%। ठीक है, तो हो इसमें भी वही पेप्टिक अल्सर डिजीज़ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिड की वजह से। इसका इंसिडेंस मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, 30 to 60 एज के दरमियान। 20 to 60% ऑफ पेशेंट में उनको पैराथायरॉयड का साथ में एडिनोमा हो सकता है, या फिर साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। यानी 20 to 60% पेशेंट्स को साथ में MEN1 सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्यूमर जो है स्मॉल भी हो सकता है 1 मिलीमीटर, या ये गैस्ट्रिनोमा बड़ा 20 सेंटीमीटर जितना भी हो सकता है। बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। मैलिग्नेंट स्लो ग्रोइंग होगा। ठीक हो गया। अब पेशेंट को ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में क्या फीचर्स होंगे? एक तो इसमें पेशेंट जो है प्रेजेंट करता है पेप्टिक अल्सर से, और वो पेप्टिक अल्सर इंडिस्टिंग्विशेबल होता है फ्रॉम अदर कॉजेज़ ऑफ पेप्टिक अल्सर। हम फ़र्क नहीं कर पाते कि ये किस वजह से हो रहा है, सेम ही प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन हाउएवर इसके जो सिम्टम होंगे ना इस सिंड्रोम में, वो ज़्यादा फुलमिनेंट होंगे। ठीक है, प्रोग्रेसिव होंगे, बढ़ते जाएंगे, और परसिस्टेंट होंगे। जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, डोडनल अल्सर में जो है वो इंटरमिटेंट थे, हफ्ते 2 हफ्ते सिम्टम हो रहे थे, तो महीनों से सालों तक साइलेंट था पेशेंट, सिम्टम फ्री था। तो यहाँ पर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में परसिस्टेंट सिम्टम है, प्रोग्रेसिव है, फुलमिनेंट है, और ये पुअरली मेडिकल एंड सर्जिकल पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड पुअरली करेंगे। ठीक है, उस वाली ट्रीटमेंट को सही रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। नंबर 2, पेप्टिक अल्सर जो इस ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में हो रहा है ना, वो सिंगल अल्सर भी हो सकता है, या ये मल्टीपल अल्सर भी हो सकते हैं। डुओडेनल जो बल्ब है वहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वैसे डुओडेनल बल्ब में होते हैं, लेकिन अनयूजुअल साइड जैसे कि पोस्ट बल्बर डुओडेनम, जेजिनम, इसोफेगस, इन साइड्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर डुओडेनल बल्ब। इस सिंड्रोम का जो प्रेजेंटिंग फीचर होता है वो याद रखिएगा डायरिया होता है। ठीक है, इवन विदाउट अल्सर सिम्टम, अल्सर के सिम्टम के बगैर डायरिया ही उसका मेन सिम्टम हो सकता है प्रेजेंटिंग। डायरिया क्यों हुआ है? डायरिया एसिड की हाइपर सिक्रीशन की वजह से हुआ है, जिसके नतीजे में लाइपेज जो होता है ना उसकी इनएक्टिवेशन हो गई है। जब लूमन में इंट्राल्यूमिनल पीएच स्मॉल बॉवल की 6.5 से गिर जाएगी, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी 6.5 से नीचे, तो उससे क्या होता है कि जो लाइपेज है उसकी इनएक्टिवेशन हो जाएगी, तो फैट की डाइजेशन इंटरफेयर होगी, और पेशेंट को डायरिया एंड स्टीटोरिया होगा। ठीक है, फैट इन स्टूल। अब डायरिया जो है वो रिड्यूस भी किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है बाय एस्पायरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, उसको एस्पायरेट किया जाए अगर। ब्लीडिंग और परफोरेशन ये इस ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में कॉमन है। अब जो है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के बारे में बता रहा है कि इसको आपने फॉलोइंग कंडीशन में सस्पेक्ट करना है। किस में? अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है और वो ठीक नहीं हो रहा, यानी थेरेपी के बावजूद रिफ्रैक्टरी टू थेरेपी, बार बार रिकरेंस भी हो रही है, तो आप ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कंसीडर करोगे। 2 सेंटीमीटर से बड़ा अगर अल्सर है, ठीक है, अल्सर जो एबनॉर्मल जगहों पे हो, जैसे कि डुओडेनल बल्ब के डिस्टली हो, जेजिनम में है अल्सर, इसोफेगस में अल्सर है, तो आप ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कंसीडर करोगे। मल्टीपल डुओडेनल अल्सर्स हो रहे हैं, मल्टीपल फ्रीक्वेंट अल्सर की रिकरेंस जल्दी जल्दी बार बार हो रहे हैं, ठीक हो जा रहा है लेकिन बार बार हो रहा है। अल्सर जो अल्सर की सर्जरी के बाद हो रहा है, अल्सर जिसमें साथ में डायरिया भी हो रहा है। ठीक है, डायरिया। अल्सर जिसमें पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया है या फैमिली हिस्ट्री है अल्सर्स की, तो इसका मतलब है उसको MEN1 सिंड्रोम हो सकता है।
पेशेंट जिनको पेप्टिक अल्सर है और वो एच पाइलोरी नेगेटिव है और वो जो कि एनसेड्स भी नहीं ले रहे, तो उसमें भी ये वजह हाइपरगैस्ट्रीनीमिया हो सकता है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो सकता है, तो आपने ये कंसीडर करना है। अब ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में आप इन्वेस्टिगेशन जो करवाओगे उसमें सबसे पहले आपने फास्टिंग सीरम गैस्ट्रिन लेवल करवाया जाता है। फास्टिंग पे वो आपको वेरी हाई मिलेगा। फास्टिंग सीरम गैस्ट्रिन मोर देन 150 नैनोग्राम पर लीटर। यूजुअली आपको 500 टू 700 नैनोग्राम पर लीटर मिलता है, लेकिन ये एज़ हाई एज़ 45,000 नैनोग्राम पर लीटर भी मिल सकता है। ठीक है, 150 से ज़्यादा है तो आप समझ जाएंगे। रेंज वैसे इतनी मिलती है, लेकिन बहुत सीवियर केस है तो उसमें 45 तक भी मिल सकती है, 45,000। नॉर्मल लेवल 20 टू 50 नैनोग्राम होता है। ठीक है, 20 टू 50 नैनोग्राम पर लीटर। ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपने बेसल गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट मेजर करना होता है। बेसल गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट मोर देन 4 मोल्स पर सेकेंड आपको मिलेगा ZES सिंड्रोम में। सीरम कैल्शियम मैंने आपको बताया कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाती है क्योंकि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है पेशेंट को साथ में, अगर उसको पैराथायरॉयड ग्लैंड का ट्यूमर भी है, यानी अगर उसको साथ में मैन सिंड्रोम की वजह से ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हुआ है तो उसमें आपको हाइपर कैल्सीमिया मिलेगी। तो आप सीरम कैल्शियम लेवल भी करवाते हो इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद जो है कुछ प्रोवोकेटिव टेस्ट हैं जो हम करवाते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। दूसरा कैल्शियम इन्फ्यूजन टेस्ट। सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट में ऐसा होता है कि हम IV में पेशेंट को 2 यूनिट्स पर kg के हिसाब से सिक्रीटिन देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सीरम का गैस्ट्रिन लेवल बढ़ेगा, तकरीबन 200 पिकोग्राम पर ml तक राइज़ करेगा। 2 मिनट से 30 मिनट के अंदर राइज़ करेगा 85% ऑफ द पेशेंट में जिनको गैस्ट्रिनोमा होता है, जिनको ये सिंड्रोम होता है, गैस्ट्रिनोमा होता है, तो उनमें सिक्रीटिन देने पर गैस्ट्रिन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, 200 पिकोग्राम पर ml से ज़्यादा जाएगा। तो अगर गैस्ट्रिन का लेवल सेम रहे या फिर वो स्लाइटली ऊपर जाए थोड़ा बहुत, उन यानी गैस्ट्रिन का लेवल जो है ना वो सेम भी रहता है या स्लाइटली हाई जाता है उन पेशेंट में जिनको कॉमन डोर्नल अल्सर होता है। ठीक है, तो मोस्ट सेंसिटिव प्रोवोकेटिव टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम ये सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट होता है। एक्चुअली ये टेस्ट इसलिए इतना अच्छा है और सेंसिटिव है कि हम इसमें ना बाकी जो कॉजेज़ होते हैं ना हाइपरगैस्ट्रिनीमिया के, हाई लेवल ऑफ गैस्ट्रिन इन द ब्लड, उसके बाकी कॉजेज़ को रूल आउट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली देखें नॉर्मली जब आप सिक्रीटिन का रोल क्या होता है, सिक्रीटिन आप नॉर्मल किसी पेशेंट को दोगे तो सिक्रीटिन जाके उसके गैस्ट्रिन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है, रिलीज़ नहीं होने देता फ्रॉम द G सेल्स ऑफ द स्टमक लाइनिंग। ठीक है, लेकिन हाउएवर अगर पेशेंट को ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होगा ना तो उसमें जो गैस्ट्रिनोमा बना हुआ है, कैंसर हो गया है, तो वो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं टू द सिक्रीटिन्स इनहिबिटरी इफेक्ट और वो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन सिक्रीट करेंगे। उनको सप्रेस होना चाहिए था लेकिन ये नहीं रिस्पॉन्स करेंगे ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में। ठीक है, लेकिन अगर कोई और कंडीशन है जैसे हाइपरगैस्ट्रीनीमिया, लाइक अगर गैस्ट्रिन लेवल ब्लड में किसी और वजह से बढ़ा हुआ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, पेप्टिक अल्सर या किसी मेडिकेशन की वजह से, तो उससे भी हम ये डायग्नोस कर सकते हैं सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट से। ठीक हो गया। इसमें मतलब पेशेंट फास्टिंग पर होता है, उसमें पहले आपने उसका थोड़ा ब्लड सैंपल लिया, उसका बेसलाइन गैस्ट्रिन लेवल चेक किया कितना है। नॉर्मल मैंने आपको बताया 20 टू 50 होता है, लेकिन ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में उसका बेसलाइन पहले हमने देखा कि बढ़ा हुआ ही हमें मिलेगा। तो फिर हम जो है सिक्रीटिन इंजेक्शन उसका बोलस देंगे सिक्रीटिन का 2 यूनिट्स पर kg। ठीक है, और फिर हमने सीरियली ब्लड ड्रॉ करते रहना है। ब्लड सैंपल हम वेरियस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, जैसे 2, 5, 10, 15 मिनट्स के बाद करते रहेंगे। तो उसके बाद जो है उसमें हम गैस्ट्रिन के लेवल मेजर करेंगे और इनिशियल जो पहले हमने लिया था ब्लड उसके साथ और अभी इस वाले के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ मिलेगा, 200 पिकोग्राम पर ml से ज़्यादा हमें गैस्ट्रिन मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के लिए। अगला कैल्शियम इन्फ्यूजन टेस्ट भी किया जाता है। इसमें क्या है, IV इन्फ्यूजन हम देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये 3 घंटे के लिए हम देंगे 5 मिलीग्राम पर kg पर आवर के हिसाब से हम
ये कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे आईवी इन्फ्यूजन में। तो फिर हम जो सीरम गैस्ट्रिन जब मेजर करेंगे, पहले बिफोर मेजर करेंगे और फिर 30 मिनट इंटरवल के बाद जो है हम 4 घंटों तक मेजर करेंगे सीरम गैस्ट्रिन। तो इससे भी जो है सीरम गैस्ट्रिन स्टिमुलेट होता है यूजुअली मोर देन 400 नैनोग्राम पर लीटर। ठीक है, एक हो गया सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट, दूसरा कैल्शियम इन्फ्यूजन टेस्ट। तो इसमें यानी कैल्शियम जो है वो उस गैस्ट्रिनोमा को स्टिमुलेट कर रहा है कि उसमें से गैस्ट्रिन सिक्रीट हो। तो हमने दिया अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट तो गैस्ट्रिनोमा से गैस्ट्रिन ज़्यादा सिक्रीट होगा, मोर देन 400 नैनोग्राम पर लीटर। ठीक हो गया। उसके बाद ये हो गई हमारी इन्वेस्टिगेशंस। एक तो हमने फास्टिंग सीरम गैस्ट्रिन किया, बेसल गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट चेक किया, सीरम कैल्शियम लेवल, प्रोवोकेटिव टेस्ट में सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट, कैल्शियम इन्फ्यूजन टेस्ट। फिर आती है एंडोस्कोपी। अब ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में हमें लार्ज म्यूकोजल फोल्ड्स नज़र आएंगे स्टमक में और डुओडेनम में, और कुछ केसेस में ईसोफेगस में भी हमें मिल सकते हैं। इमेजिंग स्टडीज़ में ये हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम लेजन की साइट जो है उसको लोकलाइज़ करें कि प्राइमरी ट्यूमर है कहाँ पे, और मेटास्टेसिस को भी जो है हम ढूंढ सकें। ठीक है, और ताकि रिसेक्शन की जा सके उसके लिए हमें इमेजिंग करनी होती है, लोकलाइज़ कर सकें। तो सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, इनकी सेंसिटिवनेस जो है वो लेस दैन 50 to 70% है फॉर हेपेटिक मेटास्टेसिस एंड 35% फॉर प्राइमरी ट्यूमर। हेपेटिक मेटास्टेसिस के लिए इतनी ज़्यादा नहीं है, 50 to 70% से कम है, और प्राइमरी ट्यूमर के लिए 35% है। सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर सिंटीग्राफी एंड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एक्चुअली ये रेडियो लेबल्ड सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर सिंटीग्राफी होती है, और इसके अलावा गैलियम 68 डोटाटा टी पेट स्कैनिंग जो है ये भी यूज़फुल होते हैं ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए और स्टेज करने के लिए। ठीक है, ये जो दो टेस्ट हैं ये भी हम कॉम्बिनेशन में करते हैं, इनकी सेंसिटिविटी मोर देन 90% है हेपेटिक मेटास्टेसिस को देखने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशंस को समराइज़ करें, हमने फास्टिंग ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में फास्टिंग सीरम गैस्ट्रिन लेवल करवाते हैं, मोर देन 150 नैनोग्राम पर लीटर मिले तो हम डायग्नोस कर लेंगे। बेसल गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट हम देखेंगे मोर देन 4 माइक्रोन मोल पर सेकेंड। इसके अलावा हमें जो है सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट किया, ठीक है, जिसमें जो है पेशेंट जब देंगे हम सिक्रीटिन तो उससे पैराडॉक्सिकल और ड्रामेटिक इंक्रीज़ आता है गैस्ट्रिन के सिक्रीशन में, ज़्यादा मिलेगा हमें, मोर देन 200 पिकोग्राम पर ml गैस्ट्रिन मिलेगा। कैल्शियम इन्फ्यूजन टेस्ट किया, सीरम कैल्शियम देखा, एंडोस्कोपी की, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, और सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर सिंटीग्राफी एंड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। ठीक है, पेट स्कैनिंग भी कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, गैलियम डोटाटा-टी पेट स्कैनिंग। अब डीडीज़ क्या हो सकती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में? गैस्ट्रिनोमास को हमें बाकी जो ट्यूमर होते हैं इसी तरह की हिस्टोपैथोलॉजी रखने वाले उनसे डिफरेंशिएट करना होता है जो गट या पेनक्रियास से अराइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी पेनक्रियास से अराइज करता है, डोर्नल वॉल, लिम्फ नोड से। तो बाकी जैसे कार्सिनोइड हो गया, इंसुलिनोमा, वीपोमा, ग्लूकागोनोमा एंड सोमेटोस्टेटिनोमा, इनसे हमें डिफरेंशिएट करना है। ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर मेटास्टेटिक डिजीज़ है, फैल गया है, तो ज़्यादातर लिवर में, जैसे अगर मल्टीपल हेपेटिक मेटास्टेसिस प्रेजेंट है तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हम एसिड की हाइपर सिक्रीशन को ही सिर्फ जो है कंट्रोल करें, हाई डोज ऑफ एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स देके, जैसे कि ओमिप्राजोल, लोसेक के नाम से जो आती है, 40 to 120 मिलीग्राम पर डे, और इससे अल्सर भी हील हो जाएगा, एसिड भी सप्रेस होगा। कुछ पेशेंट में जिनको आइसोलेटेड हेपेटिक मेटास्टेसिस हुई है तो लिवर में हम उसी मेटास्टेसिस को सर्जिकली निकाल देंगे, सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे, तो उससे एंटी सिक्रीटरी मेडिकेशन की ज़रूरत भी कम पड़ेगी और पेशेंट का सर्वाइवल भी प्रोलॉन्ग होगा। ठीक है, अब क्योंकि इस ट्यूमर की ग्रोथ स्लो होती है, 30% ऑफ पेशेंट जिनको अगर लिवर में मेटास्टेसिस हो गई है हेपेटिक, तो वो 10 साल ज़िंदा रह लेते हैं क्योंकि स्लो ग्रोथ है। ठीक है, बस आप एसिड की सिक्रीशन को ही फिर कंट्रोल कर सकते हो ओमिप्राजोल देके। दूसरी, अगर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में लोकलाइज डिजीज़ है तो उस गैस्ट्रिनोमा को आप रिसेक्ट कर लो, निकाल दो, इससे पहले कि वो हेपेटिक मेटास्टेसिस करे। ठीक है, प्रोग्नोसिस, पेशेंट जो होते हैं ना, 30% पेशेंट हेपेटिक मेटास्टेसिस वाले 10 साल ज़िंदा रहेंगे, और क्योंकि स्लो ग्रोइंग है, और वो पेशेंट जिनमें हेपेटिक मेटास्टेसिस नहीं हुई तो 80% पेशेंट 15 साल ज़िंदा रह लेंगे। ठीक हो गया, दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब इसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे इरफान मसूद शॉर्ट बुक से। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम ऐसी कंडीशन है जिसमें गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर जो है
डुओडेनम में हो जाता है, गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करने वाला, वो डुओडेनम में भी हो सकता है, पैनक्रियाज में भी हो सकता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रीशन होगी गैस्ट्रिन की, जो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, गैस्ट्रिन का यही काम होता है। तो ऐसा ट्यूमर बन गया है। अब इसमें होगा क्या, एक ट्रायड होता है, पेप्टिक सीवियर किस्म की पेप्टिक अल्सरेशन होती है इस सिंड्रोम में, गैस्ट्रिक एसिड की हाइपर सिक्रीशन, और गैस्ट्रिनोमा होता है। ये गैस्ट्रिनोमा जो है ना, याद रखिएगा, नॉन बीटा सेल आइलेट ट्यूमर है, जो पैनक्रियाज में भी हो सकता है, डुओडेनम में भी हो सकता है। ठीक है, अब जीईएस सिंड्रोम में पेशेंट को जो फीचर्स होंगे, हमने क्लिनिकल फीचर में ऑलवेज सस्पेक्ट दिस डायग्नोसिस व्हेन द पेशेंट प्रेजेंट विथ पेप्टिक अल्सर। ऐसा पेप्टिक अल्सर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है जो बड़ा है, मोर देन 1 to 2 सेंटीमीटर, या वो पेप्टिक अल्सर बार बार हो रहा है, रिकरेंट है, तो आप ये सिंड्रोम कंसिडर करोगे। एच पाइलोरी इरेडिकेशन के बावजूद जो है ये अल्सर हो रहे हैं उसको। ठीक है, तो आपने ये कंसिडर करना है। यूजुअल साइट्स अनयूजुअल साइट्स हैं, यानी जहाँ होना चाहिए अल्सर को उसके अलावा, लाइक डिस्टल डुओडेनम में हो रहा है, जेजुनम में, इसोफेगस में। ठीक है, मल्टीपल अल्सर्स हैं तो भी आपने ये कंसीडर करना है। अब इस सिंड्रोम के कुछ एसोसिएशन है। डायरिया इसमें होता है 1/3 केसेस में, 20 to 60% पेशेंट को मैन 1 होता है, मैन सिंड्रोम टाइप 1। हाइपर कैल्सीमिया अगर पेशेंट को है ना, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के साथ, तो ये आपको हमेशा सस्पिशन रेज करता है ऑफ मैन टाइप 1, क्योंकि मैन टाइप 1 में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होता है। ठीक है, उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हमें मिल रहा है। ठीक हो गया, तो आपने मैन टाइप 1 को याद रखना है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के साथ अगर हाइपर कैल्सीमिया है। उसके बाद आती है मैनेजमेंट। तो आपने डायग्नोस किया, पहले कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट आप करवाओगे, जिसमें अगर आपको हाई सीरम गैस्ट्रिन लेवल मिल रहे हैं, 10 to 1000 फोल्ड ज़्यादा मिल रहा है गैस्ट्रिन, हाई गैस्ट्रिन लेवल डिस्पाइट हाई गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट, उसके बावजूद सिक्रीटिन हार्मोन इंजेक्शन, ये जो अभी टेस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में हम जब सिक्रीटन देंगे तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये स्लाइट सी गैस्ट्रिन सिक्रीशन डिक्रीज़ होगी। लेकिन ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में पैराडॉक्सिकल और ड्रामेटिक इंक्रीज़ आ जाता है गैस्ट्रिन की सिक्रीशन में। ठीक है, पैराडॉक्सिकल और ड्रामेटिक इंक्रीज़ होगा। लोकलाइजेशन ऑफ ट्यूमर, कन्फर्मेटरी टेस्ट के अलावा इसके अलावा हम सीरम कैल्शियम लेवल ये भी करवाते हैं, इसने मेंशन नहीं किया, और कैल्शियम ग्लूकोनेट जो टेस्ट होता है वो भी प्रोवोकेटिव था, कैल्शियम इन्फ्यूजन टेस्ट। ठीक है, और लोकलाइजेशन ऑफ ट्यूमर के लिए हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी कर रहे थे, जो कि बेस्ट इसको लोकलाइज करेगा। स्कोपी करेंगे, उसमें कैमरा होगा, लोकलाइज करेंगे, अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, और रेडियो लेबल्ड सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर सिंटीग्राफी, MRI CT ये भी हम करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, हमने हाई डोज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए, लाइक ओमेप्राजोल 60 to 80 मिलीग्राम डेली। ठीक है, ताकि उसका एसिड सप्रेस हो। लोकलाइज्ड अगर डिजीज़ है तो सिर्फ 30% लोगों को जो लोकलाइज्ड डिजीज़ होती है उसमें आप सर्जिकली रिसेक्ट कर दो ट्यूमर को, इससे पहले कि मेटास्टेसिस हो जाए। और अगर मेटास्टेसिस हो गई है तो फिर आपने उसको लाइफ लॉन्ग सिर्फ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देने, उसके एसिड को सप्रेस करना है। ठीक है, और ऑक्ट्रियोटाइड दोगे। ये ऑक्ट्रियोटाइड जो है ये सिम्टम्स को मैनेज करेगा और पोटेंशियली स्लो ट्यूमर ग्रोथ करेगा बाय रिड्यूसिंग द गैस्ट्रिन सिक्रीशन एंड इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिनोमा, उसकी ग्रोथ को भी जो है रिड्यूस करेगा। ठीक है, ट्यूमर की ग्रोथ को, और सिम्टम्स भी कंट्रोल होंगे, एसिड की सिक्रीशन को भी कम करेगा, गैस्ट्रिन के लेवल को कम करके। कीमोथेरेपी के बजाय हम ये ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी भी कम है और रिलीफ मिल जाता है, स्टेबलाइजेशन मिलती है, इसलिए। दैट्स इट, यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक अपर GI ब्लीडिंग स्टार्ट करेंगे।